तो नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल विनर्स में। आज हम बात करेंगे एमपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट के ओल्ड पेपर के सेट 111 की यानी 111। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, हम प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड के पुलिस कांस्टेबल रिकमेंड टेस्ट के 2017 के पेपर ओल्ड पेपर जो है वो हल कर रहे हैं। आज हम 2 सितंबर 2017 का इवनिंग शिफ्ट का पेपर हल करेंगे और इसके फर्स्ट टॉपिक जनरल नॉलेज एंड लॉजिकल नॉलेज के 40 प्रश्न हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पहला प्रश्न, रेलवे के केंद्रीय मंत्री कौन है? तो देखिए, ये 2017 में का पेपर है, तो 2017 में जो है केंद्रीय मंत्री जो थे उनसे हमको कोई वर्तमान में मतलब नहीं है। हमको वर्ष 2022 अभी आज से चालू हुआ है, तो वर्ष 2022 के जो केंद्रीय मंत्री है रेलवे के वो हमको याद होने चाहिए। तो वर्ष 2022 के रेलवे के केंद्रीय मंत्री जो है वो है अश्विनी वैष्णव, ठीक है। और रेलवे के अलावा बाकी जितने भी केंद्रीय मंत्रालय हैं उनके सभी मंत्रियों की सूची आपको याद होनी चाहिए। साथ ही मध्य प्रदेश से संबंधित जितने मंत्री हैं, मध्य प्रदेश राज्य सरकार के अधीन जितने भी मंत्री हैं उनकी भी सभी नाम आपको याद होने चाहिए। मंत्री से संबंधित कम से कम एक प्रश्न आपका अवश्य आने की पूरी संभावना है। ये क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग का अध्यक्ष कौन है? इसका आंसर जो है वो मुझे आप कमेंट सेशन में बताइएगा कि इसका आंसर क्या है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आज रविवार है, तो 1344 दिनों के बाद यह निम्न होगा। तो हम 7 का भाग देंगे, आपको पता है ना। इस प्रकार के प्रश्नों में हमको क्या करना है, 7 का भाग देंगे। जो भी शेषफल आएगा उतने बार हमको बढ़ा देने हैं। तो 7 का भाग दे देते हैं। 7 एकम 7 और 6 13, 7 7 50, 7 8 56, 7 9 63 और 7 2 14। शेषफल तो 0 आ रहा है, यानी हमको कुछ भी नहीं बढ़ाना है। अर्थात 1344 दिनों के बाद भी क्या होगा, रविवार ही होगा। शेषफल अगर 0 आता है तो वही वार आएगा। अगर शेषफल 1 आता तो हम क्या करते, रविवार में 1 जोड़ देते, अर्थात क्या वार हो जाता, सोमवार हो जाता। 2 आता तो क्या वार हो जाता, मंगलवार हो जाता, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान की किस अनुसूची के द्वारा मान्य भाषाएं सूचीबद्ध है? तो आप सभी को पता है कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं हैं, उसमें 22 भाषाएं हैं, ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है? तो उस समय जो रक्षा मंत्री थे उनसे हमको कोई मतलब नहीं है। वर्तमान से मतलब हमारा भी 2021 है। तो 2021 में 2021 के आज 1 जनवरी 2022 हो चुकी है। तो 2022 में भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। पुरुषों की भारतीय क्रिकेट टीम के वर्तमान मुख्य कोच कौन है? तो 2022 अभी चल रहा है, तो वर्तमान में मुख्य कोच कौन है ये भी मुझे कमेंट में आप मुझे बताइएगा, ठीक है ना। देखिए, आप सभी लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, इससे थोड़ा हमारा उत्साह जो है वो कम हो रहा है। हमें ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो तैयारी के प्रति सजग नहीं है। देखिए, आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। हमको आप हर वीडियो में अधिकतम ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा दे रहे हैं, और मैं फालतू की बात ना करते हुए हमेशा टॉपिक की बात करते हुए आपको कम से कम समय में अधिक से अधिक प्रश्न करवाता हूँ। यदि आप हमारा साथ नहीं दोगे तो आपकी तैयारी जो है वो सुचारू रूप से हम चलाने में आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप डेली हमारी वीडियोस देखिए और साथ में कमेंट भी कीजिए, क्योंकि आपको अगर क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप कमेंट करते हैं तो वो आंसर आपको रिवीजन होने के कारण और अच्छे से याद होगा। नहीं आता है तो आप उसको गूगल कीजिए, गूगल करके फिर से कमेंट कीजिए। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का आंसर हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलते हैं, हमारा 7वां प्रश्न है, निम्न में से किस जिले के गांव को क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है? तो ये 2017 के आसपास शुरू हुआ था क्लाइमेट स्मार्ट विलेज प्रोजेक्ट। तो किसको शामिल किया गया था? सिंगरौली को, उमरिया को, सीहोर को या अशोकनगर को? बताइएगा आप। ये किया गया था सीहोर को, ठीक है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति 24,928 को उल्टे क्रम में लिखता है
तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या होगी? तो 24,928 को लिखिए सबसे पहले तो आप 24,928, ये है 24,928। अब अगर इसको उल्टे क्रम में लिखेगा तो किस प्रकार से लिखेगा वो? 8, 2, 9, 4 और 2। तो सैकड़े के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो इकाई, दहाई और सैकड़ा। सैकड़े के स्थान पे क्या आ रहा है? 9, 9 अर्थात 9। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, खेओन या खिवनी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये जो है देवास जिले के अंतर्गत स्थित है। देखिए, आपको मध्य प्रदेश से संबंधित सभी अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान याद होना चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान तो आपको पूरे भारत के ही याद होने चाहिए, लेकिन अभ्यारण्य तो आपको मध्य प्रदेश के सारे याद होने चाहिए। राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य से संबंधित कम से कम एक प्रश्न आपको हमेशा देखने को मिलेगा। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्न में से किसने अद्वैत वेदांत का प्रचार किया? तो किसने किया था? अद्वैतवाद आपने पढ़ा होगा, किसके द्वारा प्रचार किया गया था? शंकराचार्य जी के द्वारा अद्वैतवाद का प्रचार किया गया था। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। कुलभूषण यादव मामले में भारत की ओर से किसने तर्क दिया? तो उस समय के हाईलाइट में था कुलभूषण यादव मामला, तो इस क्वेश्चन को हम निगलेक्ट कर देते हैं। उस समय के कारण से प्रश्न है ये। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। शब्द गुगली किससे संबंधित है? तो आप सभी जानते होंगे गुगली जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। और कौन फेंकता है गुगली? बॉलर्स के द्वारा जो फेंकी जाने वाली बॉल है उसका एक तरीका है गुगली। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? D.N. वाचा, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता या दादा भाई नौरोजी? तो कौन थे? दादा भाई नौरोजी जो थे वो ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, ठीक है। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। दो 2017 के राज्य चुनाव में, तो ये फिर उसी समय का करंट का प्रश्न है, तो इसको भी हम स्किप कर देते हैं। पूछा क्या है इसने? पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम। तो पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम आप मुझे अभी कमेंट सेशन में बताइए। चलिए, इसका नाम तो मैं आपको बता देता हूँ। वर्तमान में पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है? चरणजीत सिंह चन्नी, ठीक है ना, ये पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। अब मुझे आप पंजाब के गवर्नर का नाम जो है कमेंट सेशन में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में, प्रश्न क्रमांक 14 में मैंने आपसे पूछा है कि पंजाब के गवर्नर का नाम क्या है। चलते हैं, हमारा 15वां प्रश्न। 30 जून 2017 को भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये उस समय के करण का प्रश्न है, लेकिन वर्तमान में भी भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल वही है। तो वो कौन है? के वेणुगोपालन। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। क्या बोल रहा है? बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, लेकिन एफ की आयु से दोगुनी कम है। सी की आयु ए की आयु से आधी है, लेकिन डी की आयु से दोगुनी है। तो सबसे ज्यादा आयु किसकी है? तो चलिए इसको जमा लेते हैं। बी की आयु ए की आयु से दोगुनी है, मतलब ए से तो बड़ा है बी, तो बी को ऊपर ले आते हैं। लेकिन एफ की आयु से दोगुनी कम है, मतलब बी की आयु ए से तो ज्यादा है, लेकिन एफ की आयु से कम है, ठीक है। सी की आयु ए की आयु से आधी है, ए की आयु से आधी है, मतलब सी जो है वो ए से नीचे आएगा। लेकिन डी की आयु से दोगुनी है, अर्थात डी जो है वो ऊपर आएगा। तो ये जमा लिया हमने क्रम। तो सबसे ज़्यादा आयु किसकी है? तो सबसे ऊपर कौन है? एफ है, सबसे ऊपर एफ आ जाएगा। वो अगर पूछता सबसे कम आयु तो डी, और जो भी प्रश्न वो इनसे पूछता वो हम बना सकते थे। चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न। भारत की संविधान की प्रस्तावना में इसकी परिकल्पना की गई है। प्रस्तावना में क्या लिखा गया है? प्रभुता संपन्न, जनतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और गणतंत्र। अब मुझे आप ये बताइए, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द जो है वो प्रस्तावना में कौन से संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? ध्यान रखिए, संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ था, और वो कौन से सन में हुआ था ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है।
चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन तब लागू किया जा सकता है जब पुलिस की ओर से गोलीबारी हुई हो, संवैधानिक तंत्र असफल हो गया हो, राज्यपाल केंद्र के प्रति निष्ठावान बन जाए या मुख्यमंत्री गलत बर्ताव करे। तो आप सभी को पता है कि जब संवैधानिक तंत्र असफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है। तो संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है? तो संविधान के अनुच्छेद 356 में जो है वो राष्ट्रपति शासन का उल्लेख है। अब मुझे आप कमेंट में ये बताइए कि मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है और कब कब। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत का मानक मध्याह्न यहाँ से होकर गुजरता है। तो मानक मध्याह्न रेखा जो है उसको नैनो रेखा के नाम से भी जाना जाता है। वह गुजरती है मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध चेरापूंजी किस राज्य में स्थित है? तो ये सभी को पता होगा कि चेरापूंजी जो है वो किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। शरद जोशी पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो शरद जोशी पुरस्कार जो है वो निबंध, संस्मरण और व्यंग्य लेखन के लिए प्रदान किया जाता है। अब ये बताइए कि शरद जोशी पुरस्कार, अंतिम शरद जोशी पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया? कमेंट सेशन में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। देखिए, मैं आपसे प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, मैं प्रश्न बताऊंगा, प्रश्न का उत्तर आपको हाथों हाथ बता भी सकता हूँ। अगर मैं बताऊंगा तो उसमें क्या होगा कि आप सिर्फ सुनोगे, लेकिन अगर आप कमेंट करोगे तो आप उस प्रश्न का उत्तर लिखने में आपको अच्छे से याद होगा। सुनने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है लिखने से। ठीक है, इसलिए मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो ये सभी को पता है कि एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है किसको? खिलाड़ी को दिया जाता है। अब यहाँ पे खिलाड़ी ऑप्शन में जूनियर भी है और सीनियर भी है। तो किस खिलाड़ी को दिया जाता है एकलव्य पुरस्कार? सोचिए सोचिए। जूनियर खिलाड़ी को। ठीक है ना। याद रखिए, अगर आपको ध्यान नहीं हो तो एकलव्य पुरस्कार किसे दिया जाता है? जूनियर खिलाड़ी को दिया जाता है। ठीक है। और कोच को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। रातापानी बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? रातापानी बांध किस जिले में स्थित है? तो रातापानी बांध जो है वो रायसेन जिले में किस नदी के ऊपर बना हुआ है? बेतवा नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है ना। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल नंबर 4 से कम आने की कितनी प्रायिकता है? देखिए, प्रायिकता से संबंधित एक प्रश्न तो आपको हर सेट में देखने को मिल रहा है। इसका अर्थ यह है कि आपको प्रायिकता जो है वो अच्छे से आनी चाहिए। चलिए मैं आपको एक प्रश्न करवा देता हूं। दो पासों को एक साथ फेंकने पर कुल संभावनाएं बनती है 36 और ऊपर बन जाएगी अनुकूल स्थितियां। अनुकूल स्थितियों में क्या बोल रहा है? 4 नंबर से कुल नंबर मतलब दोनों पासों का योग जो है वो 4 से कम आने की प्रायिकता। तो 4 से कम कब आएगा? जब दोनों पासों पर 1 1 आए, 1 2 आए, 2 2 आएगा तो 4 हो जाएगा। 4 से कम चाहिए, यहाँ 2 1 आए, बस ये 3 ही है। ठीक है ना। 3 के अलावा और कोई भी स्थिति नहीं है, तो 3 यहाँ पे आ जाएगा। अनुकूल स्थितियां बटे कुल स्थितियां, यही प्रायिकता का सूत्र है। तो 3 एकम 3 और 12 3 36, तो आंसर हो जाएगा 1/12। सेकेंड ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक विषम ज्ञात कीजिए, अर्थात इन चारों में से कोई एक है जो एक विशेष पैटर्न फॉलो नहीं करती है, वो आपको ज्ञात करना है। तो ये देखिए 99 में 9 का भाग जाता है, 126 में भी 9 का भाग जाता है और 45 में भी 9 का भाग जाता है, लेकिन 109 में 9 का भाग नहीं जाता है। थर्ड ऑप्शन जो है वो विषम हो गया। ठीक है ना।
और इसके अलावा भी बहुत सारे कंडीशन बन सकती है। अभी वर्तमान में मुझे जो दिखा है वही मैंने आपको बताया है, ठीक है ना। क्योंकि रीजनिंग और मैथ्स ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत सारे वीडियो के द्वारा एक ही प्रश्न किया जा सकता है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। तो ये श्रृंखला जो है ये पहले तो समझनी है हमको किस प्रकार से चल रही है, उसके अनुसार इसको करना है। तो ये देखिए मेरे अनुसार तो ये चल रही है गुणित 2 हुआ, 2 दूनी 4 प्लस 1 हुआ 5, और यहाँ हो रहा है गुणित 2 माइनस 1, 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में गुणित 2 करेंगे तो 9 दूनी 18 प्लस 1 यानी 19, 19 में फिर गुणित 2 करेंगे 19 दूनी 38 माइनस 1 37, फिर 37 में फिर गुणित 2 करेंगे तो 37 दूनी क्या होगा 74, 74 और 1 75, तो 75 जो है वो यहाँ पे आएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 4, 10, रिक्त स्थान 82 और 244, ठीक है। तो यहाँ पर भी जिस प्रकार से ऊपर गुणनखंड वाली श्रृंखला है, लगता है कि यहाँ पर भी गुणनखंड वाली श्रृंखला है। तो लगता है कि यहाँ गुणित 3, 4 तिया 12 माइनस 2 हो रहा है। 4 तिया 12, 12 में से 2 घटाएंगे तो 10। इसी प्रकार से आगे भी करके देखते हैं। 10 तिया 30, 30 में से 2 घटाएंगे तो 28 हो जाएगा। 28 तिया 8 तिया 24, 84, 84 में से 2 घटाएंगे तो 82। बिल्कुल मतलब इस प्रकार से 28 जो है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। 2, 3, 8 और 63, ये भी इसी प्रकार की श्रृंखला है जैसा कि मैंने आपको करवाया है। क्योंकि इनके अंतर से ही हमको पता चलता है, जरूरत से ज़्यादा अगर अंतर दिख रहा है इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है या स्क्वायर हो रहा है या इस प्रकार का कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है। जो भी संख्या है, संख्या का वर्ग, जैसे कि 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा। फिर क्या हो रहा है 3 का स्क्वायर 3 तिया 9 माइनस 1 तो 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 8 उनटी 64 माइनस 1 तो 63 हो रहा है। तो 63 का स्क्वायर कर देते हैं माइनस 1। अब देखिए 63 का स्क्वायर आपको नहीं भी पता है तो आप निकाल सकते हैं, गुणा करके भी निकाल सकते हैं या ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो मैं निकालता हूँ 3 तिया 9, 6 6 36, हासिल 3, 6 6 36, 37 38 39, तो 39 69 जो है वो स्क्वायर है। 1 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा 39 68, तो 39 68 सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कथन निष्कर्ष से संबंधित प्रश्न है। कथन और निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ टेबल फेबल है और सभी फेबल केबल हैं। तो कुछ टेबल फेबल है और सभी फेबल जो है वो, यानी कि फेबल के ऊपर क्या बनेगा केबल का। अब क्या बोल रहा है सभी टेबल केबल है, तो केबल तो इतनी सी जो है वो बाहर जा रही है, सभी तो हम कह नहीं सकते, तो गलत हो जाएगा। कुछ टेबल केबल है, तो कुछ कुछ तो सभी है, टेबल और केबल भी कुछ कुछ होगा। ये देखिए ना, इतना सा केबल का भाग और टेबल का भाग कॉमन आ रहा है, मतलब सेकंड ऑप्शन तो सही हो रहा है। तो केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण कर रहा है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। एक विषम ज्ञात कीजिए। तो विंडशील्ड, कार, व्हील्स और बोनट। ये देखिए विंडशील्ड, व्हील्स और बोनट ये सब क्या है, ये गाड़ी के पार्ट है, जबकि कार तो पूरी गाड़ी ही आ जाएगी, तो कार जो है वो विषम है। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न है। बेंगलोर को
YZAMTZOLIV से कोडित किया जाता है, तो कलकत्ता को किससे कोडित किया जाएगा? तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे अपोजिट वर्ड हो रहा है। बी का अपोजिट वाई है, ए का अपोजिट जेड होता है, तो आपको भी इसी प्रकार से कोलकाता का अपोजिट बना लेना है। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दी गई संख्या में श्रृंखलाओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो 1 3 7 15 31 62। बहुत ही सरल क्रम है, यहाँ पे गुणित 2 +1 हो रहा है मेरे हिसाब से। 2 एकम 2 +1 3, 3 दूनी 6 +1 7, 7 दूनी 14 +1 15, 15 दूनी 30 +1 31, 31 दूनी 62 +1 63, यानी यहाँ 62 की जगह क्या होना चाहिए? 63 होना चाहिए। तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, मैं आपको स्पीड से इसलिए करवा रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मैं आपको कम से कम समय में पूरे करवा सकूँ। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, गलत संयोजन पहचानिए। तो अभी जिस प्रकार से मैंने आपको ऊपर करवाया उसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है हमको। यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है। क्या हो रहा है, यहाँ पे क्यूब की श्रृंखला है। ये देखिए 6 क्यूब हो रहा है, यहाँ पे 10 क्यूब आपको दिख रहा होगा। ठीक है ना। यहाँ पे 9 क्यूब आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे 8 का क्यूब आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, यहाँ पे 7 का क्यूब होना चाहिए। तो 7 का क्यूब क्या होता है, 343 होता है ना, जबकि यहाँ क्या लिखा हुआ है 345, जो कि गलत है। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर हो गया। ध्यान रखिए, आपको कम से कम 25 तक क्यूब याद होने चाहिए, क्यूब और स्क्वायर दोनों 25 तक तो याद होने ही चाहिए। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। यदि किरण को LJSBO से कोडित किया जाता है तो श्रीकांत को किससे कोडित किया जाएगा? तो सब में क्या हो रहा है, सब में +1 हो रहा है, बहुत ही सरल है। तो यहाँ भी सब में +1 कर देना है हमको। तो S के बाद +1 T हो जाएगा, T सभी ऑप्शन में है। R के पास +1 S हो जाएगा, तो S जो है सेकेंड, थर्ड और फोर्थ में, फर्स्ट में नहीं है, तो फर्स्ट गलत हो गया। I के बाद +1 J हो जाएगा, J भी तीनों में है। K के बाद L हो जाएगा, L भी तीनों में है। A के बाद B हो जाएगा, तो B भी तीनों में है। N के बाद O हो जाएगा, तो O जो है वो सेकेंड में नहीं है, थर्ड में और फोर्थ में दोनों में है। T के बाद U हो जाएगा, तो फोर्थ ऑप्शन में ही U है, तो फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। फिर वही कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो यहाँ पे भी आपको उसी प्रकार से समझना है। प्रिंसिपलिटी को INPRPACTIY से कोडित किया जाता है, तो कंप्यूटेशंस को कैसे कोडित किया जाएगा? तो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न मैंने आपको करवाए हुए हैं। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कथन निष्कर्षों के बारे में। सभी सिक्के पेन हैं, कुछ पुस्तकें पेन हैं। ये कथन दे रखे हैं और निष्कर्ष दे रखे हैं। कुछ सिक्के पुस्तक है और कुछ पुस्तकें सिक्के हैं। तो आपको वेन डायग्राम बना के इसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। चलिए फिर से वही कथन निष्कर्षों का प्रश्न है। कथन दे रखे हैं, कुछ वैन कार है, कुछ सभी मोपेड वैगन है। तो निष्कर्ष दे रखे हैं, कुछ मोपेड कार है और सभी वैगन मोपेड है। तो चलिए ये प्रश्न मैं करवा देता हूँ। कुछ वैगन, तो ये कुछ वैगन, और कुछ वैगन कार है, तो वैगन को V से और कार को मैंने C से निरूपित किया है। सभी मोपेड वैगन है, यानी कि वैगन के अंतर्गत क्या आना चाहिए, मोपेड आना चाहिए। तो सभी मोपेड वैगन हो गए। अब क्या बोल रहा है, कुछ मोपेड कार है। तो कुछ मोपेड कार है क्या, हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अभी चित्र के हिसाब से तो हमें नहीं लग रहा है कि होगी, तो गलत हो जाएगा। सभी वैगन मोपेड है, सभी वैगन मोपेड है, ये भी हम खुद कंफर्म नहीं कह सकते। अर्थात ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड अनुसरण करता है, जो कि यहाँ
फोर्थ ऑप्शन में दे रखा है। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए ये भी प्रश्न जो है वो कथन निष्कर्ष का ही है। चलिए मैं फिर से करवा देता हूँ। कोई बच्चा राक्षस नहीं है, तो बच्चे को बी से और राक्षस को आर से निरूपित करना है हमको। बच्चा और राक्षस है ही नहीं, दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है, यहाँ क्रॉस कर देते हैं। सभी बच्चे सर्जन हैं, तो बच्चे जो है वो कहाँ आ जाएंगे, सर्जन के पास आ जाएंगे। क्या बोल रहा है कि कुछ सर्जन राक्षस नहीं है, तो इतने से जो सर्जन हैं ये राक्षस हो ही नहीं सकते। ये जो इतना सा पार्ट है इसमें बच्चे भी आ रहे हैं और सर्जन भी आ रहे हैं, तो ये जो है ये राक्षस नहीं हो सकते, मतलब ये बात सही है। और कुछ सर्जन बच्चे हैं, तो बिल्कुल कुछ सर्जन बच्चे हैं, दोनों बात सही है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न संबंधित प्रश्न है। पूरा प्रश्न मैं नहीं पढ़ूंगा, सीधे ये देखूंगा कि क्या पूछ रहा है वो। मार्च के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो मार्च कहाँ लिखा हुआ है ढूंढते हैं हम। मार्च लिखा हुआ है यहाँ पे और बस यहीं पे लिखा हुआ है, तो मार्च यहीं पे लिखा हुआ है, अर्थात इसके संगत जो कोडिंग दे रखी है एक्स पीर रीट, इनमें से कोई एक अक्षर ऐसा होगा जो यहीं पे होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। तो ढूंढते हैं IKS। IKS कहाँ लिखा हुआ है, क्या यहाँ नहीं है, यहाँ है, ये देखिए यहाँ पे भी, अर्थात IKS नहीं हो सकता। PIR, तो PIR देखते हैं, PIR ये देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, तो PIR भी नहीं हो सकता। रीट ही बच रहा है, तो रीट ही हमारा आंसर होगा। लेकिन एक बार और कंफर्म करने के लिए देख लेते हैं कहीं और तो नहीं लिखा हुआ है। रीट यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, अर्थात रीट ही जो है वो मार्च का कोड है, तो रीट हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं हमारा अगला प्रश्न। आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये भी इसी प्रकार का है। मिल्क का इस्तेमाल किसके लिए किया गया है, तो देखते हैं मिल्क कहाँ लिखा हुआ है, ढूंढते हैं। मिल्क नहीं है, मिक है, MIK, तो MIK यहाँ लिखा हुआ है, MIK यहाँ लिखा हुआ है, और कहाँ है, और कहीं नहीं है। हाँ, तो देखते हैं इसके संगत जो है वो भी ऐसा अक्षर होगा जो यहीं होगा और कहीं नहीं होगा। तो देखते हैं डायमंड्स, तो डायमंड्स यहाँ है और ये देखिए यहाँ भी है, तो डायमंड्स नहीं हो सकता। आर, तो आर, हाँ आर जो है मुझे कहीं नहीं दिखा, तो आर जो है वो शायद इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन कंफर्म करने के लिए तीसरा शब्द देखते हैं, फॉरएवर। फॉरएवर भी कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो फॉरएवर भी नहीं है। इसका मतलब जो है यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूजन में 2 शब्द निकल के आए हैं, एक तो ARE और एक आया है फॉरएवर। ठीक है ना, मैं यहाँ पे सिर्फ 4 ही लिख लेता हूँ, FORE, उसी से हम समझ जाएंगे। तो ये 2 शब्दों में से कोई एक शब्द इसका आंसर होगा। तो अब दोनों में से कौन सा होगा ये हमको पता नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है आर और फॉरएवर। थर्ड ऑप्शन भी यही दे रखा है कि या तो फिर आर होगा या फॉरएवर होगा। थर्ड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 40 प्रश्न हमने इस सेट में किए हैं। अब अगला जो टॉपिक आ रहा है मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का है, जो आपको दिखाया जा रहा है, मेंटल एबिलिटी एंड मेंटल एप्टीट्यूड का, ये हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। देखिए जिस प्रकार से मेरी वीडियो बनाने की जो कैपेसिटी बढ़ रही है, उसी प्रकार से आपके जो व्यूज है और जो आपकी प्रतिक्रियाएं हैं वो कम होती जा रही हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप अपनी प्रतिक्रियाएं बढ़ाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियोस देखने के लिए प्रोत्साहित कीजिए, क्योंकि जो भी व्यक्ति तैयारी कर रहा है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न केवल MP पुलिस, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो इसमें आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है। जीके, करंट अफेयर्स और मैथ्स, रीजनिंग, ये सभी एग्ज़ाम में आते हैं, तो ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में।